हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवान पाउलो की थ्योरी, जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको जो है पाउलो ने दिया था और उन्होंने कुछ प्रयोग किया था। और उस प्रयोग का क्या क्या उद्देश्य है और कैसे स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और जो एग्जाम है आपका सीटेट का, आप लोग को पता ही है, वो 8 फरवरी को होने वाला है। और जो यूपी टेट का पेपर है वो 29 जनवरी को होने वाला है। तो ये जो थियरी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इवान पावलो कौन है। एक ये है रूसी, जो है ये शरीर शास्त्री है। ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है कि रिसर्च किया था। और इससे ये हमारा निष्कर्ष कुछ निकलता है कि बच्चों में कैसे आदत का निर्माण होता है, क्या क्या कंडीशन हम देते हैं और बिना कंडीशन लिए कैसे वो सीखते हैं, उनका विकास कैसे होता है, उनका संज्ञानात्मक विकास की जो एक तरीका है जो जीवन को जीने के लिए और उसको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए क्या-क्या तरीका है। और हमारे एग्जाम में ये पूछा कैसे जाता है, जैसे पूछा जाता है ना कि घंटी बजाने पे घंटी क्या है, आखिर जब वो बेल बज रही है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर लंच की घंटी बजती है तो बच्चे बहुत रेडी हो जाते हैं तुरंत से, उन्हें भूख लग जाती है। लेकिन जब घंटी नहीं बजी होती है तो अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ये जो व्यवहारवादी हैं, इन्होंने क्या-क्या इसमें कुछ शब्द दिए, कुछ टर्म दिए, उसमें क्या-क्या अंतर है और कैसे हमारे पेपर में जो है ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जो थियरी है और प्लस इसका हम लोग एक ये भी है कि क्वेश्चन पूछा गया है वो भी करेंगे। और इसमें कुछ प्रश्न है जो आप करेंगे, तो इससे आपका स्टिमुलस का जो हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशनिंग क्या है, जैसे कि यूएसआर क्या है, यूसीआर क्या है, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इवान पावलो के परिचय से। ये देख लीजिए आप, ये एक मनोवैज्ञानिक तो एक जगह नहीं थे, यहाँ पर हम लोग शरीर शास्त्री कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने चूंकि रिसर्च किया था इसलिए हम इन्हें बोल भी सकते हैं शरीर शास्त्री। इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। मान लीजिए आपके यूपी टेट पेपर में वन लाइनर में ये पूछ सकता है कि इनका ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनका जो है जन्म कब हुआ था, हम लोग जान लेते हैं। 1849 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जो है ईओबी है 1849 में। और इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। तो वो कब मिला था, ये जो इन्होंने रिसर्च की है उसके लिए इनको एक नोबेल प्राइज मिला था। वो मिला था इनको 1904 में। और उन्होंने किस पर रिसर्च किया था, किस जानवर पर, तो आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने कुत्ते पर रिसर्च किया था। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। इवान पेट्रोविच पावलो एक रूसी मनोवैज्ञानिक या शरीर शास्त्री थे, जो संगठन के माध्यम से अधिगम पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो बताता है अधिगम कैसे एक उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन से जोड़कर होता है। यानी अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। जो भी हम सीखते हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर उन्होंने कुत्ते पर जो है रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा जब घंटी बज रही है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। और ऐसे ही नॉर्मली बिना घंटी बजाए जब वो खाना देख रहा है तो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है हम लोग आगे समझने वाले हैं, रिस्पॉन्स क्या है वो भी। मुख्य विचार इनके क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सीटेट में तो बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछता है, बहुत रटने वाला नहीं पूछता है, लेकिन यूपी टेट में नॉर्मली कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मुख्य विचार इनके क्या है। पावलो के अनुसार अधिगम तब होता है जब एक तटस्थ उद्दीपन किसी प्राकृतिक उद्दीपन से जुड़कर प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यानी कोई एक उद्दीपक है, यानी स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, यानी कोई रीजन है। जैसे कि आप कोई काम करते हैं उसका कोई रीजन होता है। जैसे क्लास में अगर टीचर आ रहे हैं तब आप सतर्क हो जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। लेकिन जब तक टीचर नहीं होता है आप लोग बहुत शोर करते हैं, मतलब छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। तो वही बताया गया है कि अगर कोई टीचर क्लास में आ जा रहे हैं या फिर बेल बज जा रही है तो बच्चे
अगले सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए कोई अगली घंटी आने वाली है, जैसे कि मैथ की घंटी आने वाली है, और अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट है टीचर, तो बेल बजते ही सभी लोग जो है अपना कॉपी, अपना जो बुक है वो निकाल लेते हैं, और वो सीरियसली क्या है एकदम डिसिप्लिन में बैठ जाते हैं, शांति बनाए रखते हैं। टीचर जैसे ही एंटर करते हैं क्लासरूम में, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको बोलना होता है वो आप बोलते हैं। लेकिन नेचुरली क्या ऐसा हमेशा होता है? तो नहीं होता है। तो इसमें एक कंडीशन मिल गया, बच्चे को रिस्पॉन्स करने के एक स्टिमुलस मिल गया कि ठीक है, बेल लग गई, मैथ की टर्न है, सर आएंगे। और जैसे ही सर आते हैं तो सर क्या है, अगर मैथ के टीचर आपके क्लास में आ रहे हैं तो वो स्टिमुलस है, यानी वो है। इसी वजह से आप ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि आप सीरियस हो जा रहे हैं, डिसिप्लिन में आ जा रहे हैं, आप खड़े हो जा रहे हैं बोलने के लिए, उनको ग्रीटिंग करने के लिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आप जो कर रहे हैं किसी चीज के कारण, यानी टीचर, तो टीचर क्या है, स्टिमुलस है। उसके बाद आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स ही है, यानी आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो किसी वजह से आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यही हमारा लर्निंग है, ठीक है। अधिगम का यह प्रकार संगठन द्वारा अधिगम कहलाता है, लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी किसी न किसी के द्वारा आप सीख रहे हैं। कि ये इमेज भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ये थोड़ा सा जो है आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया है, ठीक है, ताकि कुछ ऐसा पूछे जो कि फैक्चुअल हो, तो आप जो है अच्छे से कर सके, ठीक है। उन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो उन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था, सबको मालूम है। उन्होंने ये देखा, लगातार देखिए लार से संबंधित प्रयोग किया। सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने कुत्ते को खाना दिखाया, उन्होंने एक लीवर था और खाना था, और उसके लार को जैसे नापने के लिए यहाँ पर कुछ मशीन लगाई हुई थी, तो उन्होंने देखा सिर्फ नॉर्मली उसको खाना दिया गया, ठीक है। तो कुत्ते के अंदर जो है खाना देखकर सबके अंदर लार आता ही है, जैसे कि कोई चीज आपको पसंद है, इमली नींबू कुछ भी देख करके नेचुरली वो आ रहा है सिर्फ खाना देखकर, तो ये प्राकृतिक रूप से आ रहा है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनकंडीशन। जो प्राकृतिक रूप से आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी खाना देख के जो हमारा लार आ रहा है कुत्ते के मुंह में, बिना किसी कंडीशन के खाना देखते ही अगर आ रहा है, तो वो जो खाना क्या है उसका अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी खाना के वजह से बिना किसी कंडीशन के कुत्ते के मुंह में लार आ रहा है, तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है। उसके बाद जब वो खाना देखने के लिए उसके मुंह में लार आ गया नेचुरली से, मतलब नेचुरल रूप से, तो वो क्या हो गया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी बिना अनुबंधित रिस्पॉन्स, बिना किसी स्टिमुलस के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं USR, यानी USR, ये क्या हो गया, थियरी हो गई। और उसके बाद एक क्या है, एक SR है। वो क्या होता है? जो USR है यानी अनकंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, एक होता है SR, CSR। इसका क्या होगा, कंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी जब कुत्ते को ऐसी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि घंटी बजाया जाता है, फिर उसको भोजन दिया जाता है, फिर ऐसे एक दो बार, दो बार, तीन बार आप करेंगे, तो क्या होगा कि जब भी घंटी बजेगी वैसे ही आवाज जब कुत्ता सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ अब खाना मिलेगा। तो जैसे ही घंटी बजाते हैं इवान पावलोव, तो क्या होता है, कुत्ते को पता चल जाता है कि अब खाना मिलेगा, तो वो क्या ऐसा वो सोचने लगता है, तो उसके जो लार का निर्माण है मुंह में, सलाइवा, वो होने लगता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जब घंटी बजी तो वो क्या है, एक उसको कंडीशन दिया गया ना, तो वही जो है स्टिमुलस है, यानी उद्दीपक है, यानी उसके अंदर वो उत्तेजना आ रही है कि अब मुझे खाना मिलेगा। और जब घंटी नहीं बज रही थी, डायरेक्ट उसके सामने खाना परोस दिया जा रहा था, तो वो अनकंडीशन था, यानी प्राकृतिक रूप से था वो। और जो हम जब किसी कंडीशन को दे के कोई काम करवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो कृत्रिम रूप से हो जाता है ना, यानी हम क्रिएट कर रहे हैं ऐसा माहौल कि सामने वाला या बच्चा या कुत्ता जो भी है, जिसको भी हम सिखाना चाह रहे हैं, वो कुछ सीखे, तो इसलिए उसके आदतों का अच्छा निर्माण हो, इसलिए कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई ऐसा व्यवहार करके सिखाना करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने यही अधिगम का सिद्धांत दिया,
और इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं और क्लास में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका यूज है, हम लोग वो भी समझेंगे और इसका जो निष्कर्ष क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, एसआर थियरी इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी पहले उद्दीपन होता है, उसके बाद जो है रिस्पॉन्स होता है। एसआर थियरी इसको बोल देते हैं किसका, पावलो का। पावलो ने एक कुत्ते पर लार से संबंधित प्रयोग किया, ये हम लोगों ने समझ लिया। उन्होंने घंटी, तटस्थ उद्दीपन और भोजन, अशिक्षित उद्दीपन, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन क्या है, नेचुरली वो आ रहा है तो नेचुरल रूप से लार आ रहा है, लेकिन जब घंटी बज गई तो स्टिमुलस उसको मिल गया, क्लास में टीचर आ गए यानी वो स्टिमुलस है, इसलिए आप डिसिप्लिन हो गए। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, इसका कुछ ना कुछ आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे जब आप पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर लाइव क्लास होती तो आप कुछ देखते तो कोई ना कोई कमेंट करते, कुछ करते, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैम कुछ और पढ़ाइए, या फिर भी आप लोग बाद में कमेंट करेंगे। ठीक है, सामान्यतः कुत्ता भोजन देखकर लार छोड़ता है, यानी नॉर्मल तो ये है ही कि जानवर क्या करेगा, भोजन देखेगा तो लार तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक, शुरू में कुत्ता घंटी की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था, यानी शुरू में जब उसने सीखा नहीं था कुछ तब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। बाद में जब 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करवाई गई, घंटी बजाई गई, फिर खाना दिया गया, फिर अगले दिन सेम टाइम पर सेम तरह की घंटी बजाई गई, फिर खाना दिया गया, फिर तीसरे दिन ऐसा किया गया, ऐसे जब कई दिन होता है तो कुत्ते को ये दिमाग में उसके बन गया कि घंटी बज रही है, रोज इसी टाइम पर बजता है, उसके बाद हमको खाना मिलता है, तो वो उसको स्टिमुलस मिल जाता था, फिर वो लार छोड़ने लगता था। ठीक, इसका हम लोग इमेज भी देखेंगे, इमेज यहाँ पर है, देख रहे होंगे आप लोग, पहले इमेज दिखा देती हूँ। ये कुत्ता है, ये घंटी क्या है, हमारा स्टिमुलस है। ठीक, ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स, यानी ये लार है, लेकिन उन्होंने जो है लार को मापने के लिए, जैसे कि इस इमेज में आप देखेंगे, इसमें भी नहीं है, कुछ मशीन लगाया हुआ था उन्होंने। ये भोजन को देख करके, यहाँ पर आप देखिए, भोजन को देख करके इसके अंदर लार आ रहा है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इसने अभी सीखा नहीं है कुछ, तो घंटी बजी, न्यूट्रल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, पहले दिन उसको पता नहीं था तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, दिख रहा है आप लोगों को। फिर अगले दिन क्या हुआ, फूड प्लस बेल, यानी कि जब घंटी बजी, पहले उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले दिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी जब उनकी कंडीशनिंग, उनके आदत का निर्माण किया जा रहा है, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है, एक दिन ये करके देख लिया, अगले दिन कुछ करके देख लिया, फिर उस आदत को दोहराने के लिए क्या किया गया, तो फिर से बेल बजी और फूड इनको दिया गया, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, यानी घंटी के साथ जो है फूड दिया गया। और स्टिमुलस के टाइम पे फिर इसने, कुत्ते ने सीख लिया कि जब घंटी बजेगी उसके बाद क्या होगा, भोजन मिलेगा, तो इसको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे साथ में घंटी बजी थी तो भोजन दिया गया था, तो यहाँ पे सिर्फ घंटी बजने पर ही इसको लगा कि मुझे खाना अब मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो घंटी बजी थी तो हमको भोजन मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आदत का एक निर्माण कर लिया कि घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा, यानी ये सीख गया, कुत्ता जो है सीख गया कि अब मुझे भोजन मिलेगा, और इसके आदत में आ गया कि हर रोज जब घंटी बजेगी तो जो है कि भोजन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। फिर पावलोव ने भोजन देने से पहले बार बार घंटी बजाई, यानी बाद में उन्होंने भोजन देने से पहले घंटी बजाई, कई बार दोहराने के बाद कुत्ता केवल घंटी की आवाज पर ही लार छोड़ने लगा, बिना भोजन के भी। ठीक है, यानी बिना भोजन के भी लार छोड़ने लगा, क्योंकि वो सीख गया। यह दर्शाता है कि कुत्ते ने घंटी को भोजन से जोड़ना सीख लिया, यानी कुत्ते को मालूम चल गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। इस प्रक्रिया को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग इसको कही जाती है। जब भी आप इसको ये भी कहा जाता है अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, ऐसे कई सारे इसके नाम हैं। तो जब एग्जाम में आएगा तो आपसे यूपी टेट में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, और जो सीटेट है उसमें थोड़ा घुमा फिरा के या कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा कि क्लास में ऐसे घंटी बजी तो फिर बच्चे जो है क्यों, लंच के टाइम पे जब घंटी बजती है तो बच्चे क्यों भूख होने लग जाती है, ये किसके
थियरी के अंतर्गत आता है। तो ये किसके थियरी के अंतर्गत आता है? जब घंटी बज जाती है, बच्चों को भूख लग जाती है, जब लंच के टाइम पे घंटी बजती है, तो ये जो है पावलोव की थियरी के अंदर, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो हमने समझा। अगला क्या है? ये हम प्रमुख शब्दावली जो है पढ़ लेते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्टिमुलस है ये, ठीक, यानी हम बिना किसी कंडीशन के उसको स्टिमुलस दे रहे हैं, यानी कि भोजन दे रहे हैं। ऐसा स्वाभाविक उद्दीपन जो अपने आप प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे भोजन, यानी भोजन को देखते ही लार आता है, तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, भोजन को देख के लार आना, सलाइवा आना। ये क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी अशिक्षित उद्दीपन। फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स टू द यूसीएस, यानी सलाइवेशन एट फूड। अशिक्षित प्रतिक्रिया, अशिक्षित उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जैसे भोजन देखकर लार आना। ठीक है, ये हमारे दो टर्म हो गए, यूसीएस, यूसीआर, ये दो टर्म हो गए, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? भोजन है। रिस्पॉन्स क्या है? मुंह में लार आना, भोजन को देख के स्वाभाविक रूप से जो है लार आना। ठीक है, इसके बाद क्या है? सीएस, कंडीशनड स्टिमुलस, पहले तटस्थ उद्दीपन जो बाद में अशिक्षित उद्दीपन से जुड़ जाता है। क्या होता है? पहले तटस्थ उद्दीपन जो बाद में अशिक्षित उद्दीपन से जुड़ जाता है, जैसे कि घंटी, पहले जो है कोई ऐसा चीज था नहीं, लेकिन बाद में वो जुड़ गया, घंटी बजी, उसको उद्दीपन मिल गया, फिर वो रिस्पॉन्स करने लगा। ठीक है, फिर कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी CR, अ लर्नड रिस्पॉन्स टू CS, सलाइवेशन टू द बेल। शिक्षित प्रतिक्रिया, यानी शिक्षित उद्दीपन के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया, जैसे घंटी की आवाज पर लार आना, यानी कि उसने अब सीख लिया कि घंटी बजेगी तो लार आएगा, उसके बाद उसको भोजन मिलेगा। ये कंडीशन उसके दिमाग में कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली एक कंडीशन रख दी गई, और वो जो है कि सीख लिया। ठीक है, तो ये जो चारों टर्म है आपके, UCS, UCR, फिर ये CS और CR, ये जो है आपने सीख लिया, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में। अगला क्या है? शैक्षिक, इसका महत्व क्या है? अधिगम संगठन और पुनरावृत्ति के माध्यम से संभव है, यानी कि जो लर्निंग होती है हमारी, ये हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, बच्चों को समझाने में इसका क्या उपयोग है। तो जो हमारा अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, यानी किसी चीज को बार बार किया जाए या कराया जाए बच्चों से, और कुछ उनको पुनर्बलन दिया जाए, या फिर कराने के लिए उनके आदत का निर्माण किया जाए, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं? सीख जाते हैं। अगर कुत्ता सीख जा रहा है तो बच्चे भी तो सीख ही जाएंगे ना क्लास में, अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो, और उसको आदत निर्माण के लिए कुछ कंडीशन करके, ऐसा बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसको कोई कंडीशन मिल रहा है, वो धीरे धीरे उसके व्यवहार में, प्रैक्टिकल वे में वो आ जाता है। ठीक है, शिक्षक अधिगम को सुखद अनुभवों से जोड़कर सकारात्मक संगठन बना सकते हैं। कुछ जो है पॉजिटिव चीजों को जोड़ करके लर्निंग को अच्छा बनाया जा सकता है। ये अच्छी आदतें विकसित करने और बुरी आदतें मिटाने में सहायक होती है। अब नेगेटिव पुनर्बलन भी हम इसमें पढ़ते हैं, पॉजिटिव भी, जो कि किसी और थियरी में है, स्किनर में है, उसको भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, आखिर रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, अगर किसी आदत को मिटाना है कि बच्चा वो काम ना करे, तो हम क्या करेंगे? उसको नेगेटिव पुनर्बलन देंगे, यानी कि वो जो है उस काम को ना करे। अगर कोई काम वो अच्छा कर रहा है तो उसको जो है पॉजिटिव पुनर्बलन देंगे, बोलेंगे क्लैपिंग करो, और अगर क्लास के मतलब और बच्चों को जो क्लास में बैठे हैं, कोई अच्छे से रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, अच्छा आंसर लिख रहा है, अच्छे से बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो क्लैपिंग की जाती है, कुछ रिवार्ड दिया जाता है ना। और लेकिन कुछ आदतें अच्छी नहीं है, तो ऐसे ऐसे बच्चों को डांट दिया जाता है, या फिर बोल दिया जाता है, कंप्लेन कर दी जाती है गार्जियन से भी ना, ऐसे घूर दिया जाता है कि नहीं नहीं करना है। या फिर अगर अच्छा उन्होंने कॉपी में, टेस्ट में अच्छा लिखा नहीं है तो कम नंबर। ये क्या है? ये सारा नकारात्मक पुनर्बलन ही तो है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, यह भावनात्मक विकास और कक्षा में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए उपयोगी, यानी बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, और क्लासरूम में एक मोटिवेशन चाहिए होता है ना किसी काम को करने, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया, हर चीज को आपने समझ लिया?
और इससे हम क्या मतलब जो निकल के आता है कि क्या-क्या हम लोग सामान्यीकरण इसका कर सकते हैं, इसके चरण कौन-कौन से हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण होगा, ये कोई बात। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रतिक्रिया सीख लेता है, तो वह उस उद्दीपन से मिलते-जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही व्यवहार या फिर रिस्पॉन्स करता है, जैसे अलग-अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है, ठीक है? क्या होता है कि जैसे जब अलग कोई घंटी बज रही है, अगर उससे मिलती-जुलती आवाज़ है, मान लीजिए उसी सेम टाइम पर कोई और घंटी बजी, जो कि जिस घंटी को सुन करके कुत्ते के अंदर लार उत्पन्न होता था, वैसे मिलती-जुलती ही घंटी है उसी टाइम पे, तो कुत्ते के दिमाग में अंदर ये हो जाता है उसको कि वही घंटी ऐसा है, तो वो लार जो है उत्पन्न करने लगता है, ठीक है? तो ये हो गया सामान्यीकरण, यानी किसी और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था, तो वो हम लोग वैसे मिलते-जुलते प्रॉब्लम पर लागू करते हैं ना, तो वही है ये कि थोड़े मिलता-जुलता जब घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो कुत्ते को ये लगा कि वही घंटी है और लार उत्पन्न होने लगता है। अब ये अगला क्या है? विलोपन क्या होता है? एक्सटेंशन कंडीशन्ड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल, अरे ये टाइपिंग मिस्टेक है, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, ठीक है? प्रदान न हो तो, यहाँ पर होगा न हो तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए, तो कुत्ते का लार आना बंद हो जाता है, ठीक है? लार आना, यानी ये बोल रहे हैं कि लोपन हो जाता है। अगर मान लीजिए घंटी एक दिन बजी, खाना नहीं आया, तो पहले दिन अगर खाना नहीं आया, तो मान लीजिए लार उसको उम्मीद थी कि भोजन मिलेगा, तो लार उत्पन्न हो रहा था। लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि घंटी बजी, फिर खाना नहीं आया। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ कि घंटी बजी और खाना नहीं आया। एक टाइम बाद 2-3 दिन बाद जब कुत्ता ऐसा देखेगा कि हम घंटी तो बज रही है लेकिन खाना नहीं आ रहा है, उससे वो उस चीज़ से अब वो ध्यान हटा लेगा। यानी अब लगेगा कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर जो स्टिमुलस था घंटी को लेकर के कि खाना मिलेगा और लार उत्पन्न हो रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा, यानी वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई काम बच्चों से नहीं करवाना है, तो हम अच्छा नहीं बोलेंगे उसके बारे में, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो वो देखेगा सामने टीचर से या फिर गार्जियन से हमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब काम हमको नहीं करना है, ये शायद उतना अच्छा काम नहीं है जो मुझे करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों के अंदर आदत का निर्माण किया जाता है। अच्छे बिहेवियर के लिए कुछ अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है, जैसे कुत्ता लार उत्पन्न कर रहा था, उसको भोजन देना था, तो दिया गया। लेकिन अगर उसको भोजन नहीं देना है और वो चीज़ नहीं सिखानी है, तो नहीं देंगे, घंटी बजाएँगे लेकिन भोजन नहीं देंगे, और हम लोग सोचेंगे लार ये ना उत्पन्न करे, तो भोजन नहीं देंगे, ठीक है? घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए, तो कुत्ते का लार आना बंद हो जाए, ठीक? ये हो गया हमारा विलोपन। विभेद क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, किसने व्यक्ति ओरिजिनल, ओरिजिनल होगा ना? ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच, यानी ये ओरिजिनल होगा। यानी जो वास्तविक रूप में जो स्टिमुलस यानी घंटी दी जा रही है और अदर स्टिमुलस के भी विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी पहिया बजने के बावजूद कुत्ता पहचान जाता है किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलेगा। बहुत ज्यादा ये यहाँ पहिया घंटियां होगा, बहुत ज्यादा घंटियां, बहुत ज्यादा जब घंटी बजती है के बाद के बावजूद, बावजूद कुत्ता जब पहचान जाता है कि घंटी के किस घंटी, यानी कई सारी घंटियां बज रही हैं, तो कुछ दिन में वो सीख जाता है कि इस घंटी के बजने से हमको भोजन मिलेगा। वो अंतर करना जान जाता है, विभेद करना, दो चीजों को अलग अलग करके समझना, इसकी क्या है इसकी क्या है विशेषता, दो चीजों में अंतर कर पाना। तो ये कुत्ता सीख जाएगा, जब कई सारी घंटियां बजेंगी तो कौन सी वाली वो घंटी है जिससे उसको भोजन मिलेगा, वो जब सीख जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभेद, डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है?
अब इसका हम लोग प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। पावलो का कुत्ते पर किया गया प्रयोग किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? तो हमने पढ़ा था ये क्या है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी उसकी कंडीशनिंग की जा रही है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है स्टिमुलस दे करके। तो ये हमारा हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसको हम लोग बोलते हैं, किसकी थियरी को बोलते हैं? तो पावलो की थियरी को हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्या है? पावलो का प्रयोग यह दर्शाता है कि लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, लर्निंग थ्रू इंसाइट, लर्निंग बाय इमिटेशन। तो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन ये हमारा हो गया, यानी किसी के वजह से हम सीखते हैं, किसी उद्दीपन के वजह से हम सीखते हैं। ठीक है, किसी उद्दीपन के वजह से हम सीखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है? पावलो की थ्योरी हमको यह सीख। पावलो के प्रयोग में घंटी बन गई थी, तो घंटी क्या बन गई थी? एक कंडीशन बन गई थी, एक स्टिमुलस बन गया था जिसके वजह से कुत्ते के मुंह में लार आ रहा था। ये क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ बोलता कि भोजन क्या है, घंटी नहीं बजाई गई, भोजन क्या है, तो वो क्या नेचुरल है, अनकंडीशनड है। जैसे पालक के प्रयोग में भोजन क्या है, देखिए पूछा भी गया है, ये क्या है? अनकंडीशन है, यानी भोजन जब भी नॉर्मली आएगा तो हमें घंटी बजाने की जरूरत नहीं, अगर नेचुरली हम उसको भोजन दे रहे हैं। वो क्या हो गया? लारायत, ये अनकंडीशन है, यानी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी ये उसके, अनकंडीशन स्टिमुलस। अगला क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन आधारित है, किस पर आधारित है? तो एसोसिएशन पर। आज का जो थियरी है पावलो का वो हो गया है। ठीक, एक एक चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, और ये आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। और यहाँ से दो प्रश्न, एक प्रश्न तो आने ही आने हैं, दो प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, या कोई भी टीचिंग लेवल का एग्जाम हो। आप इसको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आप इसको देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है।